सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और लेट्स डिस्कस संडे के जो टॉपिक्स हैं द हिंदू के, और आज के जो टॉपिक्स पब्लिश हुए हैं, तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर वॉइस में कोई दिक्कत हो तो जल्दी से आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज के पेपर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इन्फॉर्म यू कि बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, इसलिए आई हैव टू फर्स्ट रिकॉर्ड इट एंड देन आई अपलोड इट। ठीक है, तो वो समय ऑलमोस्ट उतना ही रहता है जो लाइव सेशन का रहता है, बट पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। और ज़्यादा पहले भी उठा जाता था बट और ज़्यादा होने लग गया है। तो देखो, आज हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक्स। फर्स्ट इज अबाउट द हाउस होल्ड सेविंग के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, दैट वी विल डिस्कस। देन विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट लॉ सूट अगेंस्ट 32 कंट्रीज, एक यूनिक डेवलपमेंट है, तो दैट वी विल डिस्कस स्पाईवेयर के बारे में। हाइपर कंसंट्रेटेड फ्लो एक नया तरीके का कंसेप्ट है रिलेटेड विथ डिजास्टर, डिजास्टर से रिलेटेड एक नया कंसेप्ट है। करमन लाइन क्या होता है, यमन कॉलरा एपिडेमिक के बारे में, और स्टैगहॉर्न कोरल्स हैं, एडेप्टिव रेडिएशन एंड बायोसेफ्टी लेवल। तो दीज आर द टॉपिक्स एक एक करके जो हम लोग डिस्कस करेंगे। खास तौर से है ना, जैसे ये साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट या ज्योग्राफी का टॉपिक है, करमन लाइन ज्योग्राफी का टॉपिक है, यमन साइंस का टॉपिक है, स्टैगहोल ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का टॉपिक है, एडेप्टिव रेडिएशन एनवायरनमेंट का टॉपिक है, एंड देन देयर इज द कंसेप्ट ऑफ अ बायोसेफ्टी लेवल जो डिस्कस करेंगे, दैट इज देयर। तो ये भी एक टॉपिक है जो कि आपका है, ये भी साइंस से रिलेटेड है। तो आज आपका एआरसी रिपोर्ट का जो कोर्स है आज से शुरू हो जाएगा। 9 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा, पहला वीडियो आ जाएगा, और फिर रेगुलर बेसिस में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप जरूर से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपनी जो क्लासेस हैं वो आप कर सकते हैं। अभी ये सेकंड एआरसी का कोर्स है, आज 9 बजे वीडियो जो है वो आ जाएगा। इथिक्स इन गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल कैपिटल एंड रिपोर्ट ऑन टेररिज्म। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे, आपको जो आएगा पहला इथिक्स इन गवर्नेंस से करेंगे, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर की बात करें अगर, जीएस पेपर खास तौर से देखा जाए तो जो जीएस पेपर आपका 4 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनता है। फिर ये ऑप्शनल चल ही रहा है, आज 11 बजे क्लास इसकी भी है, तो ऑप्शनल से आप नहीं जुड़े जरूर से जुड़ो। मैंने एक डेमो क्लास डाल दी है, और भी क्लासेस धीरे धीरे मैं आपको डाल दूंगा, देखते रहना कि ऑप्शनल किस तरीके से होता है। बढ़िया, जिस फॉर्मेट में मैं अभी क्लास ले रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आपका ऐप के अंदर भी होता है। तो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप अपने ऑप्शनल को कर सकते हैं। 11 क्लासेस हो चुकी हैं, वो क्लासेस भी आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, प्लस जो लाइव क्लासेस है उससे आप जुड़ जाए। ये है, तो ये भी आप सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में जाके डाउनलोड कर लेना। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको अपने आंसर सेंड करने हैं, इसका पीडीएफ जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और ऐप का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे रखा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, हैव हाउस होल्ड सेविंग रिड्यूस। देखो, हाउस होल्ड सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, कोई भी इकोनॉमी जो होती है वो निर्भर किस पर करती है, इकोनॉमी निर्भर करती है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड किस प्रकार की है, और डिमांड किस पर निर्भर करती है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मान लो रियल एस्टेट बिजनेस है, मान लो किसी भी प्रोडक्ट की बात करो, आपको पेन भी खरीदना है, ब्लैक बोर्ड खरीदना है, या कोर्स खरीदना है, कुछ भी अगर आपको बाय करना है, तो यू नीड अ सर्टेन अमाउंट। और वो डिपेंड कैसे करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये का मेजर पोर्शन फूड और इन सब में जा रहा है, तो और सब में खर्चा नहीं है, खर्चा जो है करने की आपकी क्षमता नहीं रहेगी। तो जो हाउस होल्ड सेविंग है वो इकोनॉमी के अंदर डिमांड किस प्रकार की है उसको बहुत अच्छे तरीके से करता है। इवन अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो बैंकिंग सिस्टम में भी अगर कोई आपकी सेविंग जो भी रखते हैं, जैसे मान लो बैंक में आप पैसा रखते हो, उस पैसे को बैंक यूज करके, और फिर जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर उन सब में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे पैसा आपका दिया जाता है लोन के रूप में। उससे जो बैंक है, बैंक की भी अर्निंग होती है। दूसरे लेवल पे देखा जाए तो दूसरे जो लोन जिनको चाहिए उनको भी बैंक के पास अगर है तो बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है। सो अगर आप सेविंग उस प्रकार से करते हैं जहाँ पे हम बैंक में सर्टेन अमाउंट आपका जमा कर रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमी। अब देखो, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने अपना सितंबर की जो एक रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि नेट फाइनेंशियल जो सेविंग है, नेट फाइनेंशियल जो सेविंग है, ये आपका फॉल की है टू 5.1% फ्रॉम 11.5%। 2020-21 से अगर कंपेयर करें तो ये आपकी रिड्यूस हुई है। हाउसिंग लोन जो है वो तेजी से बढ़ा है, अगर देखा जाए हाउसिंग लोन जो है वो बढ़ा है, और जो सेविंग है वो सेविंग रिड्यूस हुई। आज के समय में देखो, ये भी रहता है कि लोगों को ऑप्शंस इतने अधिक मिल जाते हैं, बिकॉज
लोन के कंटेक्स्ट में देखा जाए या सर्टन फाइनेंशियल चीज़ों की बात करें तो बहुत ईजिली डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज आ गई हैं, जिसकी वजह से आसानी से लोन भी आज के समय मिल रहा है। तो जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मतलब जैसे आपने उधारी ली तो वो लाइबिलिटी हो गई। आपके पास कोई पैसा है वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है, मतलब जिसको आपको आपकी जो जिम्मेदारी है आपको पे करना है, तो ऐसी चीज जो आपको पे करना है तो वहां पे क्या है, वो आपके लिए लाइबिलिटी। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है हाउस होल्ड की, वो तेजी से बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू द एसेट। एसेट मान लो आपने कोई जमीन ली, अब वो आपके लिए एक एसेट हो गया, मतलब जमीन का मतलब कि आपने अपने पैसे से खरीदी, आपके पास कोई लोन नहीं है, तो वो आपके लिए एक एसेट हो गया। आपके लिए ऐसी चीजें जिससे आपको एक इनकम हो सकती है वो आपके लिए एसेट हो गया। तो फाइनेंशियल जो लाइबिलिटी हाउस होल्ड की वो तेजी से बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू द एसेट। ये भी आपका जो है हाईलाइट किया गया है। तो इससे क्या है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, उधारीपना बढ़ रहा है, इससे डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, इसका सामाजिक इंपैक्ट भी देखने को। ऑल्दो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कहा कि इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि हाउस होल्ड जो फाइनेंशियल सेविंग मे बी रिड्यूसिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल सेविंग रिड्यूस हो रही है। बिकॉज देखो बहुत अच्छी बात कही गई, गवर्नमेंट ने क्या बात बोली, गवर्नमेंट मतलब क्योंकि रिपोर्ट आरबीआई की है तो सरकार अपना व्यू पॉइंट क्या दे रही है, कह रही कि देखो जो सेविंग है ना, जो सेविंग है ओवरऑल सेविंग आपकी रिड्यूस नहीं हुई है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ी है। इसका रीजन क्या है कि जो लोन है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में आपका अवेलेबल है पैंडेमिक के समय से। इस वजह से दिस इज वन ऑफ द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच जो आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सो कॉल्ड जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ रही है। ये भी आपका हाईलाइट किया गया। दूसरा, एजुकेशन व्हीकल लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, वो आपका इंक्रीज हुआ है 2021 से 22 और 23 की बात करें। उसके बाद हाउसिंग, एजुकेशन, व्हीकल्स, इसमें भी इंक्रीज होता है। देखो गाड़ियों का तो आप ये मानो कि आप जाओ और बिना पैसे दे के गाड़ी ले आओ। गाड़ियों का तो इस तरीके से, और भी चीज़ें, आप कोई भी चीज़ जाओ ना, कोई भी कुछ भी खरीदना है आपको इजीली, अब फाइनेंस वाले होंगे वो आपको पैसा प्रोवाइड कर देंगे। अब लोगों का ये भी रहता है, एक मेटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट भी रहता है कि ठीक है चलो कमाई कर रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये कम है, धीरे धीरे थोड़ा पैसा मान लो लोन उठा लिया या जैसे फाइनेंस कर लिया, 2-4-5 लाख रुपए कर लिया, तो ठीक है EMI 8-9 हज़ार की आ रही है, तो लोग सोचेंगे ठीक है मैं 50 हज़ार कमा रहा हूँ, 8-9 हज़ार दे दूंगा। तो ये चीज़, ये टेंडेंसी बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा जो है। तो शेयर ऑफ हाउसिंग लोन इन टोटल नॉन फूड पर्सनल लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की अगर बात करें तो वो आपका फॉल किया है। क्योंकि देखो छोटी छोटी हाउसिंग लोन तो एक बड़ा ही है, 2-4 करोड़ रुपए लेना है, किसी को 30-40 लाख रुपए लेना है, 50 बार सोचेगा। लेकिन अब छोटी छोटी चीज़ों का लोन है वो इजीली आपका अवेलेबल हो रहा है, कंपनीज हैं, इस वजह से जो लोन है, द लोन इज ऑल्सो इजीली अवेलेबल। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन लॉ सूट अगेंस्ट 32 कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखो फ्यूचर, हमें समझना है कि जो फ्यूचर है वो फ्यूचर कुछ इस प्रकार का है कि जहां पे हमें देखना है कि हम सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जाएं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, जहां पे हम पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट का ध्यान में रखें। मतलब हम एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आए जिसमें हम प्लैनेट का भी, मतलब इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट का भी ध्यान में रखते हैं। हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी का अगर ध्यान में रखेंगे तब इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट जरूरी है। लेकिन अब यंग जनरेशन देख रही है कि यार जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, वो एनवायरमेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या कुछ ना कुछ प्रयास करने की जरूरत है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी ये कोट किया जा सकता है, इसको आप एनवायरमेंट वाले पार्ट में लिखना, क्योंकि देखो फ्यूचर जनरेशन बहुत बहुत अधिक अफेक्ट होगी इससे। फ्यूचर जनरेशन जिस तरीके से हमारी पृथ्वी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार का पृथ्वी का जो हम डेवलपमेंट मॉडल पृथ्वी में जो फोकस कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक सेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल है, जिसमें नेचर को हम बहुत ही कम जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं जो नेचर का लैश है या नेचर का जो एक इम्पैक्ट है वो इस प्रकार का होगा कि कोई बड़ा डिजास्टर आएगा और वो पूरे के पूरे जो हमारा डेवलपमेंट या विकास है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। सितंबर 27 को एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लीगल बैटल शुरू हुए। 6 यंग लोग हैं पोर्टुगल से, 11 से 24 साल, बहुत ही कम एज है। उन्होंने जो यूरोपियन गवर्नमेंट है जिसमें UK, रशिया, टर्की, इन सब को इनके ऊपर केस किया है। क्यों किया कि देखो आपकी वजह से, आप जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हो, आपके डेवलपमेंट की वजह से जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स वो जा रहे हैं। हमें वाइल्ड फायर्स, मतलब जंगल में आग, पॉल्यूशन, दुनिया भर के डिजास्टर फेस करने पड़ रहे हैं। पोर्टुगल में ही अगर आप देखो वाइल्ड फायर का एक स्थिति बन गई। तो ये सब चीजें यंग जनरेशन को परेशान भी कर रही है। आप खुद इमेजिन करो कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद किस प्रकार की स्थिति बनेगी। बारिश नहीं हो रही है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। देखो इंसान तब तक है जब बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो रही है।
अगर बेसिक नीड्स नहीं पूरी होंगी, फूड, वाटर, ये बेसिक चीज़ें हैं, नहीं होगा, देयर विल बी हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड अ ह्यूमन। तो ये एक डेवलपमेंट है, इसका आप एग्जांपल जो है वो आप कोट कर सकते हो। तो लॉ सूट की अगर बात करें तो डुआर्टे एगोस्टिनो, ये केस का नाम है, पीछे लिखा हुआ है, आप लोग कंटेंट देख लो। तो वर्सेस पोर्टुगल एंड अदर्स, ये जो है फाइल किया गया सितंबर 2020 में। एंड इसमें जो वाइल्ड फायर है, खासतौर से अगर आप देखोगे वाइल्ड फायर मतलब जो जंगल में आग लगी है, कंज्यूम पार्टिकल लेरिया 2017 में आग लगी थी, जिसमें काफ़ी लोग 60 लोगों की डेथ हुई थी। 20,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट का जो है वो लॉस आपका हुआ था। और फिर अभी ग्रीस, कनाडा, दूसरे यूरोपियन हिस्से में भी जम के आपकी जंगल में आग है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी आपका वो भी इंक्रीज हो रहा है ऑन एन एवरेज। जो हम टारगेट पेरिस एग्रीमेंट के तहत रखे हैं, वो टारगेट भी पता नहीं मीट होगा नहीं होगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। फ्यूचर के अंदर जो डिजास्टर एक बड़ा आ सकता है, जो कि आप कह सकते हैं कि काफी अधिक जो फ्यूचर जनरेशन को ही काफी हद तक अफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो कर सकता है। तो जो हमारा जैसे कार्बन बजट है, अब देखो हम जिस प्रकार का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार का ह्यूमन सेंटर की डेवलपमेंट है, मतलब हम चाह रहे हैं कि रोड बने, हम चाह रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगे, और हम कार्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार की चीज़ें जो हैं उसकी वजह से बहुत अधिक कार्बन का एमिशन हो, और जो भी कार्बन का एमिशन होगा उस कार्बन के एमिशन की वजह से ओवरऑल अगर क्लाइमेट की बात करें, दैट विल ऑल्सो बी कार्बन, मतलब जो कार्बन है एमिशन है उसकी वजह से, मान लो आप देखो ग्रीन हाउस गैस का अगर एमिशन बहुत अधिक होता है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जैसी स्थिति आपकी जो है वो आपकी बन सकती है। तो इवन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बेसिक पॉइंट क्या हाईलाइट किया गया है? बेसिक पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि क्यों ये केस किया गया है। केस किया गया है बिकॉज कि यूरोपियन मतलब खास तौर से जो केस किया गया है यहाँ पे जो एक हाईलाइट, जो केस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हाईलाइट किया गया है वो है हाँ, तो यहाँ पे मेन केस ये दैट इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट्स। एक सर्टन आपके मूलभूत बहुत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। तो यहाँ पे कहा गया यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में है। अब जो सर्टन राइट्स हैं वो राइट्स उनके इंपैक्ट हो रहे हैं, दोज राइट्स आर बीइंग इंपैक्टेड, एंड बिकॉज दीज राइट्स आर बीइंग इंपैक्टेड, ऐसी स्थिति में देयर इज अ डिमांड कि हमारे राइट्स बहुत अधिक अफेक्ट हो रहे हैं, एंड वी शुड टेक स्टेप। और क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हो इसलिए आपके खिलाफ केस हम कर रहे हैं, ये चीज है। इवन जो यूरोपियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है क्लाइमेट चेंज का, उस ये जो बोर्ड है यहाँ पे भी इसने ये जो एडवाइस देता है यूरोपियन कंट्रीज को, इसने ये भी कहा है कि 75% बिलो 1990 लेवल तक वो करने की जरूरत है। जो यूरोपियन यूनियन आपका टारगेट 55% का लगभग कर रहा है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ इट इज बीइंग हाईलाइटेड बाय द यूरोपियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा, साफ साफ इस चीज को कहा जा रहा है दैट इट हैज टू बी अराउंड 75% रिडक्शन। इट मींस 1990 लेवल में जितना लेवल था ग्रीन हाउस गैस का, उससे 75% आपको कम करना, बट हम तो 75% इंक्रीज कर रहे हैं रादर देन डिक्रीजिंग। तो ये एक आप कह सकते हैं इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और साथ में यूरोप ने कहा कि यार ये क्या बात कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज से तो कुछ नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज से ह्यूमन हेल्थ जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखो ना आप ये यूएस के वो नए एक जो मतलब रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं नए, जो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनका मानना ही नहीं, वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज एक वो है, वो कुछ है ही नहीं। अब ये सब ये भी है ना कि जैसे अब कोई लीडर है, अब उसने सिर्फ इकोनॉमिक्स पार्ट में ही पढ़ाई की है, मतलब इकोनॉमिक्स मतलब हर चीज़ को पैसे से देखना, यहाँ से अर्निंग हो, तो उसको कुछ भी सही नहीं लगेगा। तो बोलोगे क्लाइमेट, अरे नहीं नहीं ये तो पैसा कमाने का साधन है, तो ऐसे ही लगेगा। ठीक है, वो कौन सा सावन का अंधा टाइप लिस्ट है, तो क्लाइमेट चेंज का अंधा टाइप लोग घूम रहे हैं, तो वो मानेंगे ही नहीं। वो बोले यार इसको क्या मतलब है, ये तालाब का क्या काम है, पानी तो है, पानी तो मेरे फ्रिज में भी रखा है, उसका क्या रोल है। तो कुछ भी उनके आलू भालू में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज है। तो यहाँ पे इवन ग्रीस ने भी इस चीज को कहा है कि अफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज डू नॉट सीम्स टू डायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। अब बताओ, क्लाइमेट चेंज से ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट नहीं होता है, ह्यूमन पूरा का पूरा गायब हो रहा है। डिजास्टर आप हिमाचल में देखो, ये सब हो रहा है ना। तो अब इनका मानना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब ये कन्विंस करना बहुत बड़ी बात है। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कन्विंस कैसे करेंगे, ये अगर ऐसे लीडर्स आ गए हमारे देश के अंदर या विश्व के देशों में, अगर ये ऐसे बड़े बड़े लीडर्स आ गए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम कुछ कार्य करें। तो ये वो डिनाई कर रहे हैं, अब डिनाई कर रहे हैं तो लोगों को और कोई रास्ता बचता नहीं है। ये मतलब फिर तो कोर्ट केस टाइप कोई जो सिचुएशन है, यंग जनरेशन है, ऑल्दो उनको कुछ सपोर्ट होगा, लेकिन फिर भी यंग जनरेशन है, उनको जो है उनको जरूर से कंसर्न इस बारे में होगा और होना भी चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं हाउ गवर्नमेंट एजेंसीज यूज कमर्शियल स्पाईवेयर टू टारगेट ओपोनेंट्स। ये टॉपिक साइबर सिक्योरिटी का है, और ये जो टॉपिक है एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, तो ये टॉपिक आपका क्या है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन इंक्लूड इट अंडर साइबर सिक्योरिटी। अब इस चीज को समझना आप, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि साइबर सिक्योरिटी का डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन इन मतलब इन डेमोक्रेसी ऑल्सो। ये एक आर्गुमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉलिटी और साइबर सिक्योरिटी दो को लिंक करके एक मैं थोड़ा सा आपको आर्गुमेंट दे रहा हूँ, इसको समझना है ना, और आप इसको यूज कर सकते हो। देखो क्या है कि कोई भी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट होना। जैसे इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, ऐसे कई और भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब ये इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है, क्योंकि फाइनली पॉलिटिकल लीडर्स के माध्यम से ही हमारी डेमोक्रेसी रन होती है। अब अगर सपोज कर कोई पावर में है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके और बेसिक राइट्स जो पॉलिटिकल लीडर्स के हैं वही कॉम्प्रोमाइज कर दे, या फिर बेसिक राइट्स हमारे सिटीजन्स के हैं, कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं वही कॉम्प्रोमाइज कर दे, तो वो क्या है, मैटर ऑफ ग्रेट ग्रेट कंसर्न। फोन है, फोन पे एक क्लिक भेजा या मिस कॉल मारी, उसमें आपका पूरा फोन हैक कर गया, सारा जानकारी ले गए, इससे क्या होगा, इससे ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम का भी बहुत, आप कह सकते हैं, के लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे एक चीज जो बहुत बहुत आपको सोचने की जरूरत है कि जब हम ये कहते हैं, जैसे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के, हम तो हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए हमें हमें एक सोवरेन देश की भी जरूरत है जिसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, तो हमने अपना बॉर्डर में फोर्सेस लगा रखी हैं, लेकिन एक सेफ और सिक्योर डिजिटल सिस्टम की भी जरूरत है। ये भी हमें इंश्योर करना है जो इक्विपमेंट्स हैं उसके माध्यम से किसी का बेसिक राइट टू प्राइवेसी वो भी अफेक्ट ना हो, ये भी बहुत जरूरी है, तभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ट्रस्ट बना रहता है। आप इमेजिन करो अगर ऐसी स्थिति बने जहां बड़े बड़े लीडर्स हैं, दूसरे लीडर्स के फोन टैप कर दें या कुछ इस टाइप से सिटीजन्स जो हैं उनको सर्विलियंस हो रहा है, तो आप सोचो कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का क्या हालत होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम आपका पूरा का पूरा डाइल्यूट हो सकता है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो स्पेस है साइबर स्पेस, उसको सिक्योर करना जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा पॉलिटी और साइबर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में इस आर्गुमेंट को आपको ध्यान में रखना कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से चैलेंजेस साइबर सिक्योरिटी लेकर आ रही है। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें साइबर सिक्योरिटी क्यों इतना अधिक इंपॉर्टेंस आपकी रखती है। तो यहाँ पे मई और सितंबर में फॉर्मर इजिप्शियन एमपी अहमद, वो उनको टारगेट किया गया था बाय साइट्रॉक्स प्रीडेटर स्पाईवेयर। लिंक के थ्रू एसएमएस में है, अब चाहे वो लीडर हो चाहे जो भी हो, लिंक आया तो लिंक लोग क्लिक कर देंगे, अरे देखें क्या है, क्लिक लिंक किया, फोन हैक, और आपके फोन पे भी कुछ चीजें ऐसे डाल देंगे कि आपका फोन हैक पूरे तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल दो एप्पल ने फिर इसके बारे में, मतलब जनरली हम एप्पल फोन क्यों लेते हैं, सिक्योरिटी के लिए ही है, ऑल दो स्टेटस सिंबल भी लोगों का है ना, उसमें कोई इतना कुछ ऐसा यूनिक तो नहीं हो जाता, बट लोगों का क्रेज रहता है यंग जनरेशन में, या फिर बाद में देखा जाए तो सबका अपना क्रेज रहता है एप्पल जैसे फोन्स की अगर बात करें। तो अब ये क्या है कि अब इतने बड़े लीडर है उस पर मतलब मिस्टर एल्टवाई करके जो है, ये पब्लिकली स्टेटेड प्लान टू रन फॉर प्रेसिडेंट इन 2024 इजिप्शियन इलेक्शन। अब यही बात है, अब आप सोचो कि कोई लड़ने वाला इलेक्शन, अच्छा क्या कर रहा है, क्या किससे बात कर रहा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, अब आपने उसको फोन हैक कर लिया। यही तो बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। इसी चैलेंज को दूर करने के लिए साइबर स्पेस इंपॉर्टेंट है, तो मतलब सिक्योर साइबर स्पेस। तो आप इस एग्जांपल को याद रखना, दैट इज सिट्रॉक्स प्रीडेटर स्पाईवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पाईवेयर? स्पाईवेयर जैसे नाम से पता चल रहा है, आपके फोन पे कुछ आएगा, उसको बाद आप क्लिक कर दोगे, इंस्टॉल हो जाएगा, सारा जानकारी आपका दूसरा बैठा कहीं भी देख सकता है। फोन पे आप क्या क्या प्राइवेट चीजें करते हो आपको भी पता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप नहीं चाहोगे दूसरों को पता चले, तो प्राइवेसी होती है। अब उसकी वजह से ये सब मतलब एक बड़ा चैलेंज है, तो राइट टू प्राइवेसी भी आपका काफी हद तक जो है अफेक्ट जो है, इससे काफी हद तक अफेक्ट होता है, सर्विलियंस और ये सब जो है किया जाए। हाउ हैव टेक कंपनीज रिएक्टेड? तो बड़ी बड़ी जो मेटा, गूगल, एप्पल हैं, तो ये जो कमर्शियल स्पाईवेयर फर्म्स हैं, जो मतलब जनरली देखो कई कंपनीज हो गई, कंपनीज में लोग जुड़ जाते हैं, बोले कि यार हमको जो है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दो जिससे कि हम किसी का फोन हैक कर ले, जो भी अपना ओपोनेंट्स हैं, तो पैसा पे कर देना, कंपनी प्रॉफिट पे रन करती है। तो बड़ी बड़ी अब एप्पल और ये सबको भी चिंता का विषय हो गया कि यार ये ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ऐसे मतलब बग क्रिएट कर रहे हैं, वायरस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हम इतना सिक्योर जो सिस्टम हमने जो बना रखा है वो तो सरपास हो रहा है, इससे उनका मार्केटिंग और पूरा सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा। ये भी उनके मन में एक जो है चिंता का विषय है, खासतौर से अगर देखा जाए। तो ये क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है
वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार बता देना सभी लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये भी कदम उठाएं जिससे कि अपने पूरा जो सिस्टम उसको वो काफ़ी हद तक सिक्योर कर सके। तो फिर एप्पल और इन सब ने कहा कि जो भी सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से पर्सन टारगेट हुए हैं, हमने वो जो भी बग्स हैं या वायरस जो भी आप कह सकते हो उसको हमने फिक्स किया है। और यहाँ पे उन्होंने एक बताया लॉकडाउन मोड। लॉकडाउन मोड के माध्यम से ये क्या है, इसे एक्सट्रीम प्रोटेक्शन के रूप में है, मतलब ऐसी स्थिति अगर लगती है कि आपका कोई हैक कर रहा है कुछ है तो ये लॉकडाउन मोड है। और एप्पल की बात करें तो सॉफ्ट इसमें क्या है कि कोई भी ये जो सॉफ्टवेयर है, लॉकडाउन मोड इन एप्पल सॉफ्टवेयर लिमिट्स द डिवाइसेस फंक्शनैलिटी। एंड ये कोई भी ऐसा स्पाईवेयर अटैक अगर हो रहा है तो लॉकडाउन मोड के माध्यम से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये एक चीज जो है आपका हाईलाइट किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लूज टू एंशिएंट कोसी सुपर फ्लड से इट कुड हैपन अगेन टुडे। इट कुड हैपन अगेन टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें दो कंसेप्ट है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो इसमें एक आर्गुमेंट दिया है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? उसको एक बार समझ लो, फिर जो कंटेंट दिया है वो बहुत इजीली आप समझ सकते हो। देखो इसको ध्यान समझना। जैसे मान लो कोई रिवर बहती है ना, रिवर बह रही है। अब बहुत अच्छा आर्गुमेंट है, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा ना, किसी ज्योग्राफी टीचर ने भी आपको इसके बारे में पढ़ाया होगा, क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट अभी आया है। जैसे मान लो ये पहाड़ी इलाका है। अब स्टडी कहती है कि देखो ये पहाड़ी इलाके है ना, यहाँ पे जम की हो रही है लैंडस्लाइड, या तो लैंडस्लाइड हो रही है या फिर जम के बारिश हो रही है। इससे क्या है कि बहुत सारे जो डेब्रिस हैं, डेब्रिस का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रिवर्स से, जैसे आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो बड़े बड़े पत्थर रिवर के उसमें होते हैं, बट नीचे जाओगे तो इतना नहीं होता। यही पत्थर धीरे 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 छोटे छोटे होते होते घिस घिस के फ्रिक्शन से घिस घिस के छोटे हो जाते हैं, फिर डेल्टा उल्टा का फॉर्मेशन होता है, ये सब होता है सेडिमेंट्स पर। अब ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ये तेजी से, क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत हो रही हैं, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ये बड़े बड़े पत्थर रिवर के कोर्स में जा रहे हैं। और रिवर्स के कोर्स में क्या हो रहा है कि ये इकट्ठा हो रहा है, इससे जो रिवर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो आपका रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। मतलब जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब जो पानी, अब जैसे मान लो एक ग्लास है, एक ग्लास, मान लो एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी यहां तक आ सकता है, पानी पूरा यहां तक आ जाएगा। अब इस ग्लास में कुछ रख दो, पत्थर डाल दो 4-5, पानी यहीं तक आएगा। इसी तरीके से रिवर में हो रहा है। तो रिवर में क्या है कि बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर आके बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड और दूसरी जो भी एक्टिविटी पहाड़ों में हो रही है उसकी वजह से क्या है कि जो आपका ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और इनसे जो बड़े बड़े ये पत्थर और ये सब आ रहे हैं रिवर पे इकट्ठा हो रहे हैं और ये आगे तक मूव कर रहे हैं। जो पहले मतलब ज़्यादा जो डाउन स्ट्रीम एरिया था, उस डाउन स्ट्रीम एरिया में इतना अधिक होता नहीं था, तो अब वो बहुत नीचे तक ये बड़े बड़े पत्थर रीच कर, इससे एक तो रिवर का पानी जो होल्ड करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, साथ में रिवर का कोर्स भी चेंज हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ इकट्ठा हो गया तो पानी इधर बहने लग गया, यहाँ इकट्ठा हो गया पानी इधर बहने लग गया। तो ये सब क्या है कि फ्यूचर में फर्दर बड़े फ्लडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक लैंडस्लाइड या कुछ दूसरे, जैसे ये डिजास्टर है, ये दूसरे डिजास्टर से लिंक्ड है। अब इस चीज को समझो, इस कंसेप्ट को समझो कि पहाड़ में कुछ हो रहा है बट इधर एक डिजास्टर से ये लिंक्ड है। एक अच्छा एग्जांपल आप देखो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई और बाढ़ आ गई दिल्ली में, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई दिल्ली में, क्योंकि जुड़ी हुई है सारी चीजें। उसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो हमें इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ प्रोसीड और मूव करना है। ये आर्गुमेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये बहुत अल्टीमेट आर्गुमेंट है कि कैसे डिजास्टर आपस में जुड़े, मतलब एक तरफ डिजास्टर दूसरी तरफ डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है। तो यहां पे कहा गया कि इट कैन क्रिएट अ सुपर फ्लड सिचुएशन। सुपर फ्लड सिचुएशन खासतौर से गैंगेटिक प्लेन और इन सब में सुपर फ्लड सिचुएशन ये क्रिएट कर सकता है। इट कैन क्रिएट अ सुपर फ्लड सिचुएशन। जैसे जैसे मान लो ये यही बार हाईलाइट किया, हरिद्वार, ऋषिकेश, बड़े बड़े लार्जर पार्टिकल्स यहीं प्रेजेंट होते थे, बड़े बड़े पत्थर जो है यही प्रेजेंट होते थे। डाउन स्ट्रीम में नहीं स्थिति आपकी जो है रहती थी, ये हाईलाइट किया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी स्टडी इन्होंने पुराने समय की कही है, 2014 में स्टडी हुई तो जिसमें लगभग अराउंड 11,000 ईयर्स एगो हालोसिन जो एरा था, देयर वाज अ कोर्स ग्रेवल इन कोशी रिवर सम 30 to 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द करंट ग्रेवल सैंड ट्रांजिशन। मतलब इसको सिंपल सा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब उन्होंने पहले का समय देखा था, जब जो कि लगभग 11,000 साल पहले का समय था, तब तो रिवर थी। उस समय जो पानी का बहाव बहुत अधिक होता था और नीचे के जो एरियाज हैं वहां बड़े बड़े पत्थर आपके प्रेजेंट रहते थे, जो कि रिवर के कोर्स को या रिवर की कैपेसिटी को भी आपको चेंज करते आपका रहते हैं। तो यहाँ कहा गया कि अगर एक्सट्रीम रेन
की स्थिति होगी, लैंडस्लाइड होगी, लैंडस्लाइड से पत्थर डेब्रिस जो है वो इकट्ठा होगा, पानी उसको बहा के रिवर में ले जाएगा और फिर वो रिवर के माध्यम से वो सारे पत्थर नीचे तरफ जाएंगे। वही सेम सा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे एक बड़ा सुपर फ्लड की स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वहीं दूसरी जगह पे पानी और अधिक मान लो आ गया ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर, बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से आपको नदी में और अधिक पानी आ गया। जब नदी में और अधिक पानी एक्सट्रीम बारिश की वजह से हो गया, अब रिवर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, रिवर में पानी इकट्ठा करने की कैपेसिटी, क्यों? क्योंकि उसमें बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि क्योंकि रिवर में पानी होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, सो दिस विल रिजल्ट इनटू अ सुपर फ्लड टाइप सिचुएशन। ये स्थिति जो है बन जाती है। और ऐसी स्थिति में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें अपने जो फ्लड प्लेन्स हैं उन फ्लड प्लेन्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाइपर कंसंट्रेटेड फ्लो की बात इसमें किया है। तो जहां पे ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे एक टर्म मेंशन है, आपसे पूछा भी जा सकता है, दैट इज हाइपर कंसंट्रेटेड फ्लो। हाइपर कंसंट्रेटेड फ्लो, हाइपर कंसंट्रेटेड फ्लो क्या है? जैसे लैंडस्लाइड या ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का मतलब शॉर्ट में GLOF भी बोलते हैं। जैसे मान लो ये पहाड़ी इलाका है, ये आपका बर्फ है, बर्फ पिघलेगी, यहाँ पे मान लो गड्ढा सा है, पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब पानी इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, सडनली ये बांध टाइप टूट जाएगा। मान लो एक कोई बड़ा सा डिप्रेशन टाइप है, गड्ढा टाइप मानो, टूटेगा और नीचे फ्लडिंग हो जाएगी। तो ये फ्लडिंग, इसको ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग बोलते हैं। या लैंडस्लाइड है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट है, जिसकी वजह से रिवर टू कैरी मोर सेडिमेंट देन यूजुअल। मतलब जो सेडिमेंट्स हैं, पत्थर और ये सब पत्थर और ये सब जो है, ये और अधिक रिवर को कैरी करना पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं? हाइपर कंसंट्रेटेड फ्लो, इसे हम कहते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन जो सेडिमेंट्स हैं, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे पानी है, अब सेडिमेंट से पूरे तरीके से इकट्ठा होते चले, ये ऐसे सेडिमेंट्स आपके प्रेजेंट रहेंगे। वाटर है, वाटर कम ज्यादा आपका प्रेजेंट रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि सेडिमेंट्स आपके कितने हैं। ठीक है, तो है ना, जो आपका सेडिमेंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेडिमेंट्स आपका पानी की कैपेसिटी होल्ड करना जो है वो आपका डिसाइडेड डिफाइन होता है। फिर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस बेसिस पे जो स्थिति बन रही है, बारिश भी हो रही है, एक तरफ हाइपर कंसंट्रेटेड फ्लो भी हो रहा है, रिवर की पानी कैपेसिटी होल्ड करने की कैपेसिटी भी आपकी रिड्यूस हो रही है। दिस विल फर्दर रिजल्ट इनटू अ सुपर फ्लड सिचुएशन की स्थिति जो है, सुपर फ्लड सिचुएशन की स्थिति आपकी जो है बन सकती है। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स लिखे। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये जो है सेंड कर दूंगा। यही सारी बातें इसमें जो है आपके लिखे। अब इसमें एक स्पेसिफिक टर्म मेंशन्ड है, ये आप थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पे जैसे कहा गया कि वी नीड अ इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका GS पेपर 3 का टॉपिक बनता है। हमें क्या जरूरत है? दैट इज इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि देखो, एक तरफ लैंडस्लाइड हो रही है, एक तरफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग हो रही है, एक तरफ सुपर फ्लड की स्थिति आ रही है ना, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े ना। और ये रिस्पॉन्सिबल है हाइपर कंसंट्रेटेड फ्लडिंग के लिए, हाइपर कंसंट्रेटेड फ्लडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको क्या चाहिए जब आप डिजास्टर का मैनेज करते हो? तो इसको जरूरत क्या है? दैट डिजास्टर हैज टू बी इंटीग्रेटेड वे में, है ना। आपको लैंडस्लाइड भी टैकल करना है, आपको GLOF भी टैकल करना है, आपको सुपर फ्लड की स्थिति है वो भी टैकल करना है, हर चीज को जो है वो आपका टैकल करना। तो वी नीड इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये टर्म आपको याद रखना, आपने ये टर्म याद रखो, एक तो इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट और GLOF प्लस सुपर फ्लडिंग, हाइपर कंसंट्रेटेड फ्लो, ये टर्म्स याद रखना। ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एक वीडियो बना के भी आपको डाल दिया है, और पहले भी कि GS पेपर में 20 में से 12 प्रश्न थे हम लोग जो डिस्कशन हमने किया है, और सारे के सारे ज्योग्राफी क्वेश्चन फजौट जैसे टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया, विद स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप सेशन जो देख रहे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, अपना कमेंट भी करें। और क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से मैं लाइव सेशन नहीं ले पाता हूँ, वो रिकॉर्ड होकर अपलोड ही नहीं हो रहा है। अब मैंने मेल तो लिखा है यूट्यूब में, लेकिन क्योंकि अभी पहले मुझे सेशन पूरा जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है और फिर मैं आपके लिए प्रीमियर कर देता हूँ। ठीक है, टाइमिंग में ज़्यादा अंतर नहीं, 5-10-15 मिनट का अंतर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कोशिश आप लोग करें कि सेशन जब लाइव हो तो उसको अटेंड करें, प्लस अपना रिवीजन करें, और जो मेंस प्रोस्पेक्टिव वाली चीज़ें हैं उनको अभी दिसंबर तक कंप्लीट करने का जो है वो प्रयास करें। चलो एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कर्मन लाइन्स। कर्मन लाइन क्या है? ये कंसेप्ट है कर्मन लाइन। कर्मन लाइन क्या है? ये कर्मन लाइन समझते हैं, आपने सुना भी होगा। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सरफेस है, यहाँ पे ऐसे मान लो ये एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं कर्मन लाइन। और कर्मन लाइन के बाद का जो एरिया है ये आप मानो ये, मतलब ये एक एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की लास्ट
बॉर्डर मानो, उसके बाद हम मानते हैं कि लोग जो है वो एस्ट्रोनॉट बन गए या यूनिवर्स में चले गए। तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर और जो यूनिवर्स है उसको सेपरेट करने वाली एक लाइन है जिसे कर्मन लाइन बोला जाता है। ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्ट आप याद रखना, कर्मन लाइन क्या है। तो ये कर्मन लाइन के बारे में अगर देखा जाए तो लगभग ये 100 किलोमीटर है सी लेवल से, एंड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्पेस को डिमार्केट करती है। ऑल दो कई साइंटिस्ट इस पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन कर्मन लाइन बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर को और स्पेस को डिमार्केट करती है। मतलब मतलब ये मान लो कि यहाँ से ये स्पेस शुरू हो रहा है और कहा जाता है कि जब कोई कर्मन लाइन क्रॉस करता है उसके बाद ही वो एस्ट्रोनॉट बनेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई थोड़ी हाइट पे गया बोला मैं एस्ट्रोनॉट हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी हाईलाइट की गई। तो कर्मन लाइन के बारे में याद रखना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 को एस्टैब्लिश किया गया था बाय बॉडी कॉल्ड फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, इसने किया था। एंड जो भी इसको क्रॉस करता है इज क्वालिफाइड टू बी एन एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जीन फ्यूल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन यमन कॉलरा एपिडेमिक। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कल के पेपर का ये टॉपिक है, ठीक है। तो कल संडे को आपका सेशन नहीं हुआ था तो वो भी हम आज कवर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पहली चीज तो आप समझो कि सपोज करो कि यहाँ पे टर्म मेंशन्ड है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो टॉपिक आप नोट करो, टॉपिक क्या है, दैट इज म्यूटेशन इन बैक्टीरिया एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब याद रखो, देखो सिंपल सी चीज क्या समझना, सपोज करो दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के खिलाफ कोई ना कोई दवा है। अगर ये दवा है, जैसा कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले एंटीबायोटिक दी जाती है, बट जब इस एंटीबायोटिक का इस बैक्टीरिया पे कोई असर होता नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, वी यूज द टर्म दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इट मीन्स इस बैक्टीरिया पर कोई असर आपके एंटीबायोटिक से दवा का नहीं पड़ रहा है। जब इस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलेगी, जैसे मान लो जैसे कॉलरा है, कॉलरा जो है जो आपका जैसे मान लो आपका जो कॉलरा है, कॉलरा की बीमारी है, कॉलरा होती है, आई थिंक चेक करना एक बार, विब्रियो कॉलराई इस बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, विब्रियो कॉलराई जैसे बैक्टीरिया से होती है। अब इसमें मान लो म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन बिकॉज ऑफ सर्टेन जीन में बदलाव आ जाए और इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और अधिक बढ़ जाए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और अधिक बढ़ जाए। और जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और अधिक बढ़ जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी दवा ली जाएगी ड्रग्स और ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इससे क्या होगा कि आप बहुत मुश्किल होगा कि फिर हमें कॉलरा को टैकल करना। तो ऐसा ही कुछ यमन के अंदर जो है वो हुआ था। तो आप खुद देखो कि म्यूटेशन, ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा हुआ है यूपीएससी ने, कि जो म्यूटेशन है दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो है। कमेंट सेक्शन में बताओ एक्सडीआर, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सडीआर टीबी एंड एमडीआर टीबी, दोनों के बीच का अंतर आप बताओ। एक्सडीआर टीबी और एमडीआर टीबी के अंतर आप जो है आप हाईलाइट करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। जस्ट लेट अस नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सडीआर टीबी एंड एमडीआर टीबी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, मैं आपसे वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब इसमें क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ न्यू प्लास्मिड ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स बैक्टीरियल स्ट्रेन बिहाइंड द एपिडेमिक। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बात भी बोली, एक चीज़ हाईलाइट की है, दैट इज़ कि हाँ ये चीज़ आपकी हाईलाइट की है कि खास तौर से कि स्मॉल प्लास्मिड, प्लास्मिड का मतलब क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। ये एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। अब आपको याद रखना प्लास्मिड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज प्लास्मिड। इसके प्रेजेंस की वजह से यमन में 2018 में जो एक महामारी है वो एक तरीके से आई रिलेटेड विथ कॉलरा, ठीक है। उसमें भी ये जो भी है डेवलपमेंट हुआ, तो ये प्लास्मिड ने जीन इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से आपका, जैसे मान लो ये प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड जो कि क्या है, सर्कुलर डीएनए है, इसने जीन इंट्रोड्यूस किया। अभी ये डायग्राम के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लास्मिड है जिसने जीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जब चीज़ आपको याद रखना, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपकी डेवलप हुई, ठीक है, ये ध्यान में रखना।
नेक्स्ट देखते हैं जीनोमिक मार्कर्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस इन स्टैगहॉर्न कोरल्स। तो स्टैगहॉर्न कोरल्स की बात की है, जीनोमिक मार्कर्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस इन स्टैगहॉर्न कोरल्स। कोरल्स की अगर बात करोगे, जैसे आप ये देखोगे, ये ज्योग्राफी का टॉपिक आपको बनता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। स्टैग हॉर्न कोरल, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोरल्स, अब जैसे मान लो ये अगर आप देखो, समुद्र का जो इलाका होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यूज दिस टर्म कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, लगभग 200 मीटर तक का जो एरिया है, वहाँ पे कोरल्स आपके डेवलप हो जाते हैं। और मतलब और थोड़ा हाइट में, कॉन्टिनेंट इतना डेप्थ में नहीं, कोरल्स डेवलप होते हैं। ये कैसे, एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम पॉलिप बोलते हैं। इनके ऊपर एक एल्गी होती है जिसका नाम है जूज़ैंथेली एल्गी। ये टर्म याद रखना, यूज द टर्म दैट वी कॉल इट एज जूज़ैंथेली एल्गी। अब ये जो जूज़ैंथेली एल्गी है, अगर मान लो मर जाए बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से वो मर जाए, जो कोरल होता है उन्हें हम बोलते हैं, जो फेनोमेना है इसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तो ये जैसी स्थिति है, जूज़ैंथेली एल्गी आपकी नहीं है तो ये मर गए, यहाँ पे क्या है, ये कोरल ब्लीचिंग की स्थिति आपकी बन जाती है। अब देखो क्या है कि कमेंट सेक्शन बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ जूज़ैंथेली एल्गी। तो जीनोम का जो सर्वे है, इसमें कहा गया कि जो स्टैगहॉर्न कोरल्स कैरेबियन में है, इसमें इसमें कहा गया कि देयर इज अ मतलब यहाँ थोड़ा समझना, ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आप लोग है ना, ये तो एक तो स्टैगहॉर्न कोरल्स है, जनरली आपका बहामस, फ्लोरिडा और कैरेबियन में पाए जाते हैं। और 15 से 60 फीट का जो पानी, शैलो वाटर, वहाँ ये पाए जाते हैं, याद रखना, स्टैगहॉर्न कोरल्स। और यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे टर्म मेंशन नहीं है क्या, चलो ठीक है, यहाँ पे इस पे थोड़ा सा शायद मिल जाए। हाँ ये देखो, इससे थोड़ा आइडिया लग जाए। देखो ये क्या है, ये आपके ये क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स में ही आप क्रोमोजोम्स हैं। अब इस क्रोमोजोम्स में सर्टेन जीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो आप ये समझो कि जब भी कहा क्या जा रहा है कि देर आर सर्टेन रीजन्स, मतलब कुछ ऐसे इलाके होते हैं, रीजन्स मतलब विद इन द डीएनए, जिसको, जो कि एक प्रकार से रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म। तो कहा गया कि जो ये स्टैगहॉर्न कोरल्स हैं, इसमें सर्टेन आपके क्या है, वी हैव, देर आर सर्टेन, लाइक फॉर एग्जांपल देर आर 10 जीनोमिक रीजन्स। जीनोमिक मतलब जो सम ऑफ जीन्स, मतलब जैसे मान लो हमारे शरीर में सारी जीन्स प्रेजेंट, उनको एक साथ कर लो तो जीनोम सब कहलाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया 10 ऐसे जीनोमिक रीजन है जहाँ पे जो एक डिजीज है जिसका नाम है वाइट बैंड डिजीज, उसके प्रति वो रेजिस्टेंस जो है वो शो आपके करते हैं। ये वाइट बैंड डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 95% ऑफ जो कि स्टैगहॉर्न कोरल्स हैं या फिर एक्रोपोरा स्पीसीज है कोरल्स की, उसकी वजह से डेथ हो रही है। अब देखो एक चीज आप समझो कि नई नई बीमारियां आ रही हैं, वो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, टेम्परेचर, पूरा इकोसिस्टम और ये सब जो बदल रहा है, इसकी वजह से नए नए प्रकार की बीमारियां इन जीवों को भी फेस करनी पड़ रही है। अब ये कहा गया कि ये वाइट बैंड डिजीज है, पहले से भी प्रेवलेंट है, इस वाइट बैंड डिजीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, लेकिन देर आर सर्टन रीजन, सर्टन कुछ ऐसे इलाके हैं, मतलब इलाके मतलब जो आपके जेनेटिक लेवल पे इलाके हैं, जो कि हेल्प कर सकते हैं कि इस बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप किया जा सके। ये है, तो उसको स्टडी करके फिर डिजीज रेजिस्टेंस इन कोरल्स को किया जा सकता है। अब आप समझो कि अब इस पर आप लिख सकते हो, कोरल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस मैराइन बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फिलहाल के लिए मैराइन डाइवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस टाइप पे, तो वहाँ पे आप इन सब एग्जाम्पल्स का कोट कर सकते हो। यहीं से आपको करंट से ऐसे ही कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट, वो करंट नहीं जो आप जैसे मान लो कि स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब जो वन लाइनर पढ़ रहे हाल में ये कहाँ हुआ, उसने क्या किया, किस तारीख को किया, ये वो देखो एग्जाम की डिमांड है वहाँ की, वो वहाँ वैसा पढ़ोगे। यहाँ पे आपको इश्यूज पढ़ने हैं और डेप्थ में पढ़ना है, मतलब ये ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लो जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको डेप्थ में हाईएस्ट लेवल के एनवायरमेंट, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी के टॉपिक्स हम करते हैं। लोकाई प्ले प्रोमिनेंट रोल इन डार्विन फिंच इवोल्यूशन। यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज एडाप्टिव रेडिएशन, वो हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक प्रीलिम्स में आएगा, इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पहले तो एक शब्द आपको लोकाई पूछा हुआ है। लोकाई मतलब जैसे मान लो ये आपका क्रोमोसोम है, लोकाई बताता है कि किस जगह पे जीन लोकेटेड, लोकाई मतलब पोजीशन, जैसे आप यहाँ खड़े हो, बोले यार ये उधर खड़ा है, ऐसे मान लो जो जीन्स प्रेजेंट है उनकी जो पोजीशनिंग है वो लोकाई बताती है, LOCI, लोकाई जो है वो आपका प्रेजेंट। अब दूसरा कहा गया एक कंसेप्ट है दैट इज एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन, ये शब्द लिखा हुआ इधर अगर देखोगे, एडाप्टिव रेडिएशन। अब ये जो एडाप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा समझो कि मान लो कि ये बर्ड है, ये बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स की जो चोंच है, ये जो चोंच है अलग अलग चोंच है,
ठीक है, जो इनके मुंह की आगे वाली चोंच होती है अलग अलग। ये क्यों है? मतलब बर्ड्स तो सेम है, चोंच भी सेम है, लेकिन फिर भी ये जो चोंच है ये अलग अलग तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट सिचुएशन वो बन रही है। कोई टेढ़ी, कोई सीधी, कोई कुछ, कोई मोटी, इस टाइप का बन रहा है। तो ऐसा जो एडाप्टेबिलिटी होती है इसको बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, सेम चोंच 50 तरीके से प्रेजेंट है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एडाप्टिव रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई रैपिडली फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल स्पीसीज इनटू अ मल्टीट्यूड ऑफ न्यू फॉर्म्स। तो पहले कुछ था, आज के समय में चीजें बदल रही। जैसे हम लोग भी सुनते हैं ना कि पहले के टाइम पे 7-7 फीट के लोग होते थे। अब देखो कि नई जनरेशन में हाइट रिड्यूस हो रही है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इवोल्यूशनरी जो जेनेटिक इवोल्यूशनरी फैक्टर्स वो भी बहुत है, एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस लेवल है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के केस में अडाप्टिव रेडिएशन है जो उनकी चोंच है। अब एक वो चोंच पहले ऐसे थी, अब वो ऐसे हो गई है ना, अब ये इस टाइप की जो है, तो इसे हम एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। अब इसमें कहा गया कि ये जो एडाप्टिव रेडिएशन ये डिपेंड करती है, स्टडी कहती है वो डिपेंड करती है लोकाई, मतलब कि जीन की पोजिशनिंग कहाँ पे है इन द क्रोमोजोम, उस पर भी ये निर्भर आपकी करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, वाई BSL-3 लैब फॉर निपाह कन्फर्मेशन इज अननेसेसरी। तो निपाह वायरस पे हमने बहुत डीप में डिस्कस किया। कमेंट सेक्शन में बताओ कि निपाह वायरस में 2 डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहला कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने मांगा है उससे, उसका नाम क्या है। हमने बहुत जरूर बोला दे दो यार, दे दो, हमें चाहिए। वो क्या है? उसका M से नाम स्टार्ट होता है। कमेंट सेक्शन में बताना। वाई BSL-3 लेवल फॉर निपाह कन्फर्मेशन अननेसेसरी। तो यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल के लिए कहा गया कि जो मतलब एक टर्म आप याद पहले समझ लो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बायोसेफ्टी लेवल। बायोसेफ्टी लेवल का क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बीमारी होती है, अब मान लो उसकी सैंपलिंग आप कर रहे हो, कोरोना वायरस फैला है, सैंपल उठाया, सैंपल की आप स्टडी करोगे, अच्छा क्या है क्या नहीं है ऐसा सब स्टडी करोगे। तो जब आप लैब में जाते हो, उस लैब के अंदर किस प्रकार की बायोसेफ्टी फॉलो की जाती है। तो बायोसेफ्टी 3 और 4 हाईएस्ट लेवल का जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। तो कहा गया कि देखो आप इतना जो कर रहे हो ना, इसकी वजह से जो भी निपाह वायरस से रिलेटेड रिसर्च है और जो भी आउटपुट जल्दी देना है वो नहीं हम दे पाएंगे। तो इस चीज को उन्होंने कहा। तो आपको याद रखना बायोसेफ्टी लेवल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोसेफ्टी लेवल। तो बायोसेफ्टी लेवल बेसिकली पैथोजन प्रोटेक्शन लेवल है, जिससे कि खासतौर से जैसे मान लो आप कोई वायरस बैक्टीरिया निकाल रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वायरस बैक्टीरिया आप निकाले और उसके साथ घूम रहे हो, फेलिंग क्रेजी विथ माई न्यू वायरस, फेलिंग क्रेजी विथ बैक्टीरिया, है ना, हैविंग डिनर विद बैक्टीरिया, ऐसा थोड़ी ना करोगे, वो आपको बीमार कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या बहुत हाईएस्ट लेवल का प्रिकॉशन लेते हैं। तो बायोसेफ्टी लेवल बताता है कि किन किन, अगर बायोसेफ्टी लेवल 1 है ये करना है, 2 है ये करना है, 3 है ये करना है, 4 है ये करना, 3-4 हाईएस्ट लेवल की है। तो ये कहा गया कि जो आप इतना ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का आप सेफ्टी निपाह वायरस के लिए कर रहे हो, इसकी वजह से काफ़ी अधिक वीकेंड से इन चीज़ों पर डिले हो रहा है। ठीक है, सेशन लाइव देख रहे हो, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। अगेन आई एम सेइंग कि पहले मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है टेक्निकल इशू की वजह से, बट आपके वीडियो पे बिल्कुल भी मतलब सेशन में कोई जो है रोक नहीं लग रही है, वो चलता जा रहा है। कल के टॉपिक भी मैंने कवर कर लिए और आपका काम यह है कि सेशन को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सौरभ पांडे यूपीएससी ये एक तो ऐप जरूर से डाउनलोड करना। आज आपको ARC रिपोर्ट की पहली क्लास रात को 9 बजे मिल जाएगी। नहीं जिन्होंने ज्वाइन किया वो आप लोग कर लेना, ऑप्शनल का हिस्सा जरूर से बनो। 11 बजे क्लास है इसकी भी क्लास 11 हो चुकी है, 12वीं। कल मैंने डेमो भी डाल दिया, तो आप देख लेना कि ऐप में क्लासेस कैसे होती हैं। अगर नहीं जुड़े हो जरूर से जुड़ो, एग्रीकल्चरल ऑप्शन हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, 11 क्लासेस उसकी रिकॉर्डेड देख लेना, 12वीं से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इसका PDF मिलेगा। ये सब ई-बुक्स हैं, बहुत सारा फ्री कंटेंट ऐप में पड़ा हुआ है, तो आप लोग अच्छा कंटेंट है तो आप गो थ्रू हो। अब जल्द से जल्द मैं साइंस टेक का कोर्स भी लाऊंगा आपके लिए। ये वेबसाइट पे जाके आप पूरा का पूरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।